नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, भारत माता की। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 1 साल, और अगर बात करें तो 2014 से 25 तक का ये 11 साल का जो सफर रहा उसको लेकर चर्चा करेंगे। देश भर में बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि तक के अभियान चला रही है। और अगर हम बात करें तो केंद्रीय नेताओं से लेकर जिन प्रदेशों में भी सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री और राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा जा रहा है ताकि जनता के बीच एक चर्चा की जा सके, मैसेज दिया जा सके, प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। बात उत्तराखंड की, और मोदी सरकार में देवभूमि को कहां क्या कुछ मिला उसको लेकर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं, चाहे किसानों से जुड़ी हो, महिलाओं से जुड़ी हो, रोजगार से जुड़ी हो, जो सभी प्रदेशों के साथ में एक तरह से कॉमन है। वहां देवभूमि को भी बेनिफिट मिला है तो दूसरे राज्यों को भी मिला है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास पंत जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी गिडियाल जी हमारे साथ यूकेडीसी हैं, और कमलेश रमन जी हमारे साथ भाजपा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्रीनिवास आपके पास में आना चाहूंगा। अच्छा, मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस से हैं।
जी जी, माफ करिएगा, मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। पहले यूकेडी से मेरे पास में नाम था। श्रीनिवास जी, आपके पास में आना चाहूंगा। काफी कुछ बीजेपी के लिए उत्साह का माहौल, लेकिन विपक्ष भी एक अपनी सियासी सतह तलाशने के लिए इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। बात केवल उत्तराखंड की नहीं है, देश में जहां पे भी विपक्ष है या सत्ता में बैठी बीजेपी है, दोनों के बीच वही सब चीजें चल रही हैं। लेकिन बात देवभूमि की, तो कैसा क्या कुछ है अभी? अगर हम बात करें सियासी बयानों की, धामी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, आप खुद मौजूद थे उसमें, तो कैसा है इस वक्त उत्तराखंड में सियासी माहौल, खासकर 11 साल के सफर को लेकर? बिल्कुल योगेंद्र जी, जब प्रधानमंत्री के 11 साल के सफर की हम बात करेंगे तो पूरे देश के साथ साथ हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं, और खासतौर पर आज हम उत्तराखंड से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सिक्के के दो पहलू है। जनता के बीच में जनप्रतिनिधि चुन करके जब जाते हैं तो जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनकी आवाज को सदन में उठाते हैं, चाहे देश की संसद में का सवाल हो या फिर लोकसभा के अलावा राज्यसभा या फिर विधानसभा का सवाल हो। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के इस 11 साल के सफर में भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यक्रम करने के साथ ही अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को यह बताना चाहती है कि वाकई में डबल इंजन की सरकार ने क्या काम उनको ग्राउंड पर करके दिखाया है और क्या काम करना बाकी है। रहा सवाल विपक्ष का, तो विपक्ष उन सवालों में आलोचना भी करेगा, समालोचना भी करेगा, सवाल भी उठाएगा, और कहीं ना कहीं जहां विपक्ष को लगता है कि उठाना चाहिए और आईना दिखाना चाहिए तो वो विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का काम है। लेकिन अगर मैं एज ए समीक्षक के तौर पर बात करूं या रिपोर्टर के तौर पर बात करूं या एनालिसिस के तौर पर अगर हम इसको देखें तो 11 सालों का सफर उत्तराखंड के लिए शानदार तौर पर आप कहा जा सकता है, क्योंकि भारत के अगर आप देखेंगे तो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से उत्तराखंड घिरा हुआ है, यानी उत्तराखंड लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑल वेदर रोड को सीधे बॉर्डर रोड तक पहुंचाना, भले ही उसको चारधाम यात्रा के तहत जोड़ करके भी आप देख सकते हैं, उसकी उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो चारधाम यात्रा से है। विपक्ष पर सवाल भी उठाता है कि यात्रा सुगम और सुरक्षित होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। ये दूसरा राजनीतिकरण का मुद्दा है। लेकिन अगर हम विकास के पैमाने पर पिछले 11 साल पर ही न तोलें, हम इसको पूरे के पूरे 25 साल पर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में आप दिल्ली से देहरादून आप 2.5 घंटे के सफर को पूरा करेंगे। इस ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने ये सफर पूरा किया हो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी यूपीए ने और एनडीए ने दोनों मिलकर के उत्तराखंड को इस 25 सालों के सफर में आगे बढ़ाने का काम किया। अगर आप देखेंगे, हम 11 सालों के सफर की भी बात करेंगे, उत्तराखंड के 25 सालों के सफर की भी बात करेंगे, और इसमें कुछ कमियां हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम हुआ है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, तमाम तरीके की योजनाएं उत्तराखंड में लागू की जा रही है, महिलाओं का समूह बनाया जा रहा है, क्लस्टर के तहत खेती और किसानी की जाती है, कृषि और बागवानी की जाती है। इसके अलावा जो सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं उनमें भी लोगों को सीधे तौर पर जोड़ने का प्रयास है, अंशदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो ऐसे तमाम वो काम है। अब केदारनाथ, और अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे हेमकुंड साहिब की, तो रोपवे का बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि वर्तमान में सरकार उसको संचालित करना चाहती है, और बहुत जल्दी उस पर काम पीपीपी मोड के माध्यम से शुरू हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 25 सालों का सफर ऐसे ही रहा है। 25 सालों में बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ पाया जाना बाकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन इसके अलावा योगेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब हम सकारात्मक चर्चा करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इन 25 सालों के सफर में हमको उस 50 साल का सफर भी तय करना चाहिए था, जो राजधानी देहरादून से लेकर के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में जो आज कमियां हैं, वो कमियां भी 25 सालों में दूर हो जानी चाहिए थी। मैदानी इलाकों का विकास के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों का पलायन नहीं होना चाहिए था। वहां पर भी रिवर्स पलायन के तहत तमाम आजीविका के साधन, तमाम रोजगार, सरकारी स्कूल आप देखेंगे तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बच्चे नहीं होते हैं। पलायन करने की बात, पलायन आयोग खुद पलायन कर जाता है। तमाम नेताओं का आप देखेंगे राजधानी में रहते हैं, उनका परिवार वहां पर रहता है, बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं। तो यानी सरकारी योजनाओं का लाभ जब व्यक्ति सरकारी योजनाओं तक पहुंचाने वाला व्यक्ति, क्रियान्वयन करने वाला व्यक्ति खुद उससे नहीं जुड़ेगा तो दूसरे को सिर्फ आप नसीहत देते रहेंगे, और नसीहत देने के साथ साथ जब तक आप खुद पे उसको नहीं अमल करेंगे तब तक ये कहना बेईमानी होगा। लेकिन ये जरूर है, 25 साल के सफर में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक बयान हो सकता है कि किसी ने कुछ नहीं किया। हर सरकार अपनी ओर से कोशिश करती है, और हमारे क्योंकि एक यूनियन गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, तो हर सरकार अपनी ओर, अभी ये बड़ी बात है कि यूपीए की गवर्नमेंट रही तब भी वहां कांग्रेस की सरकार रही, और अब जब एनडीए की गवर्नमेंट है तो भी वहां बीजेपी की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार का मौका उत्तराखंड को काफी मिला है। चलिए मैं मंजू जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, आप किस तरह से देखती हैं इस सफर को 11 साल के?
अभी नमस्कार। अभी सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से नमस्कार करते हुए ये 25 वर्ष उत्तराखंड, जैसे कि अभी भाई ने कहा, श्रीवास्तव जी ने, कि बात केंद्र सरकार की नहीं है। हम उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, तो हम उत्तराखंड को उससे लिंक करके करते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। राजधानी बनने के बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी, जिसको विकास पुरुष कहा गया है, बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आए और उन्होंने पूर्व इस मुख्यमंत्री राज्य का विकास करना शुरू किया। जितना विकास उस समय हुआ उतना विकास कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात, जहां तक बात है कि देखिए वही है कि सरकारें आती हैं, अपना अपना अपने तरीके से काम करती हैं और उसका जो विश्लेषण है वो जनता करती है कि क्या उनके हित में हुआ और क्या उनके अहित में हुआ। मेरिट्स और डिमेरिट हर जगह होते हैं, तो विपक्ष जो है जो कमियां देखेगा वो उसका अधिकार है, वो उस मुद्दे को उठाया है। जहां तक बात है मोदी सरकार की, तो देखिए मैं ये नहीं कहती कि कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपने तरीके से, राज्य की सरकारों ने अपने तरीके से जो उचित समझा किया। लेकिन इसका कहां तक, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहां तक और क्या लाभ जनता को हुआ, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी का 11 वर्षों का कार्यकाल कुशासन और कुनीतियों से भी भरा हुआ रहा। जनता के साथ थोड़ा बहुत नहीं कह सकते लेकिन बहुत छल हुआ। सैनिकों के साथ, जो हमारे देश की आत्मा है, और बेसिकली उत्तराखंड से सबसे ज्यादा सैनिक परिवार और सैनिक सेना में है, उनके साथ अग्निवीर जैसे 4 साल की नौकरी जैसी योजना लाकर उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया। लोकतंत्र पर प्रहार और देश हित के नाम पर अपने निजी हित का विस्तार कुछ ज्यादा ही किया गया। ये आप लोगों ने देखा कि उन्होंने, मतलब इनके कार्यकाल में अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब से होता चला। 80% जो है जनता 5 किलो राशन में सिमट के रह गई। ट्रिपल इंजन की सरकार ने जनता को अच्छे दिन का सपना दिखाया, लेकिन बद से बदतर दिन भी दिखा दिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मलिन बस्तियों को तबाह किया जा रहा है। और इन्वेस्टर समिट में, इस राज्य की बात करूं, इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े वादे किए गए और क्या वेडिंग डेस्टिनेशन का जो है झुंझुना पकड़ाकर प्रधानमंत्री जी चले गए। बहुत पैसा, जनता के हित में कुछ भी नहीं आया। सड़कों की आप हालत देखिए, 2 दिन में सड़कें बनती है। शहर के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, ऑल वेदर रोड की बात नहीं कर रही हूँ, दिल्ली देहरादून की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि राजधानी बनने के बाद भीड़ बढ़ती जा रही है। इस समय आप देखिए कि शहर में सरसों फेंकने की भी जगह नहीं है, ट्रैफिक रूल। लेकिन जो रोड है, अभी जैसे बारिश शुरू होता है वो जो है रोड जो है नदियों में तब्दील हो जाती है। कई लोगों की पिछले साल मौत भी हो गई थी पानी में गिरने से, गड्ढों में गिरने से। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया नोटबंदी के कारण। कुछ लोग, नोटबंदी और जीएसटी के फैसलों ने लाखों गरीब परिवारों को तबाह कर दिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रही। और सबसे दुखद बात है कि जितना महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार इन दिनों हुआ है, अब के 4-5 वर्षों में आप देखिए अंकिता हत्याकांड, बहन अंकिता हत्याकांड को अभी ढंग से न्याय मिला नहीं। उस मुद्दे पर हम आए दिन सड़कों पे उतरे थे कि आप देखिए कितनी शर्मनाक, कितनी घिनौनी हरकत हुई हरिद्वार में कि स्वयं भाजपा की नेता, वहां के महिला जिला अध्यक्ष, अपनी ही 13 साल की नाबालिग लड़की को यौन उत्पीड़न के लिए परोस रही हैं। इससे दर्दनाक और घिनौनी घटना, मतलब हम लोगों को मैं उत्तराखंड के अपराध को लेकर के किसी दिन चर्चा करूंगा। आज हम टोटली फोकस करना चाहते हैं सरकार के 11 साल पे। तो मैं वापस एक बार आपके पास में आऊंगा क्योंकि आपने कई सवाल खड़े किए हैं जिसमें मैं कमलेश रमन जी का ध्यान कराना चाहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि लोकल इश्यूज से आज अपन नेशनल इश्यूज पे आज फोकस रखें। मैं किसी दिन बिल्कुल श्रीनिवास जी से कहूंगा आपको जोड़ करके, बिल्कुल वहां के अपराध से हम अंकिता हत्याकांड वाले फैसले के दिन भी जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से उस दिन कुछ स्पोक्स पर्सन का कुछ अभाव था, जुड़ नहीं पाए। बाकी मैं निश्चित रूप से आपको जोड़ करके करूंगा। मैं कमलेश जी का रुख करना चाहूंगा। जी, मैं दिल्ली से लेकर के देहरादून तक का अगर सफर तय करें सियासी,
तो विपक्ष का यह कहना है कि ये कालखंड पूरा 11 साल का ये महज एक जुमलों भरा रहा, जनता इंतजार करती रही कि जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी। आज हमारे तीसरे टर्न के जो तीसरा टर्न है हमारा, 1 साल उसका पूरा हुआ। इसका हमें 11 साल हमारे माननीय जी। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में हो गए हैं। और सेवा सुशासन, गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं उन्होंने चलाई वो उन तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया और भरसक ये प्रयास किया कि हम लोगों के बीच में धरातल तक और उस आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी हम अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लोगों तक इन सारी चीजों को पहुंचाने का काम करें। मैं आज ही अभी देख रही थी उसमें बताया गया, अभी मैं देख रही थी एक अभी फेसबुक पर वर्ल्ड बैंक ने एक दावा किया है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने दावा किया कि 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो ये दावा मुझे लगता है कि वर्ल्ड बैंक कर रहा है तो झूठा तो नहीं हो सकता योगेंद्र जी। 27.1% से लेकर से आज हम घट करके 5.3% पर हम आ चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बिना करे तो नहीं हो सकता। अब रही दूसरी बात की प्रधानमंत्री जी ने इन 11 सालों में क्या क्या हमें देने का काम किया। देखिए, पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को उन्होंने आवास देने का काम किया। जिन बस्तियों की बात अभी हमारी बहन कर रही थी कि गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, गरीब लोगों को ये किया जा रहा है या वो किया जा रहा है, आज वहां पर पीएम आवास देकर के उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। महिलाओं की जो बरसों बरसों की जो हमारी लड़ाई थी, 33% आरक्षण राज्यसभा लोकसभा विधानसभा की, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा लोकसभा में पास करवा करके नारी वंदन के रूप में उसको देने का काम किया महिलाओं के लिए। अब हर जल नल जो है देने का काम किया केंद्र की सरकार ने। सड़कों की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक आप देख सकते हैं कि हमें 6 से 7 घंटे यहाँ से जाने में दिल्ली में लगते थे। आज हम 2.5 से 3 घंटे में जो हमारा हाईवे है, फ्लाईओवर है, तमाम चौड़ी चौड़ी रोड, 1 लेन, 2 लेन, 4 लेन जो हम लेकर के चल रहे हैं, जिस पर हमारी गाड़ी चलती है 100 से ऊपर की स्पीड पर, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया, उनको मुद्रा लोन के माध्यम से उनको लखपति बनाने का काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का उनका सपना पूरा किया। ड्रोन दीदी जो हमारी किसान बहनें होती हैं उनको जो है किसानी के लिए जो दवाई के छिड़काव के लिए ड्रोन के माध्यम से कि कोई कीड़ा ना लगे, पंछी ना लगे, इन सारी चीजों के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। मुझे लगता है कि गरीबों और वंचितों के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने काम किया, अभी हमारी बहन कह रही थी कि 5 किलो राशन देकर के इतिश्री करी। देखिए, जो गरीबों का अधिकार है वो उनको देना बनता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने भी जब राशन की दुकानों में मुझे लगता है कि सस्ता राशन देने का काम किया था, तो जब आपने दिया तब वो पाप नहीं था, तो आज हम दे रहे हैं तो वो पाप कैसे हो सकता है। वो गरीबों का अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने यहाँ पर, मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ भी हमने स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उनको लोन के माध्यम से जो हमने ब्रिज बनाए हैं इतने बड़े बड़े, वो क्या हमने कम बनाए? जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमारे आईआईटी कितने थे? 5 हमारा आईआईटी थे। आज हमारे कितने हैं? 23। जो हमारी आईटीआई थी, आईटीआई उस समय हमारी कितनी थी? आज हमारी 23,000 है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमने बढ़ाने का काम किया। 370 कश्मीर में जो हम सपना देख रहे थे उसको पूरा करने का काम किया। 370 के बाद ऐसा ये एक जो हमला हुआ, इसको भी जवाब देने का काम हमारी सेना ने किया। जो हमारी बहन कह रही थी कि सैनिकों का जो है अपमान किया, आज हमारी सेना ही है जो इतनी मजबूत है, जिसको जूते भी नहीं मिलते थे कांग्रेस की सरकार में, उनके बर्फ में पैर गल जाया करते थे। आज मोदी जी ने उनको तमाम ये सारी चीजें देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी दिन प्रतिदिन महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर। 3 तलाक जो ऐसी कुरीति हमारे देश के अंदर थी, 3 तलाक की, कोई भी व्यक्ति जो माइनॉरिटी का व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे करके छोड़ करके चला जाता था, उसको अधिकार नहीं मिलता था। आज उसको अधिकार देने का काम किया। संपत्ति में भी महिलाओं को अधिकार देने का काम किया। आज हमारी मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल हमारा उत्तराखंड ने मेजबानी करने का काम किया, उसकी होस्टिंग करने का काम किया। हमारे उत्तराखंड के अंदर फ्लाईओवर और रोडे बनने का, जो कनेक्टिविटी पहाड़ों तक पहुंचाने का हमने काम किया। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अभी भी हमें और भी बहुत कुछ करना है, जैसे भी हमारे श्रीनिवास जी कह रहे थे, हमें बहुत कुछ करना है उत्तराखंड के अंदर भी और देश के अंदर भी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया। महिला कल्याण के लिए हमने इतनी सारी योजनाएं चलाई कि आज हमारी वो महिलाएं आत्मनिर्भर बन के काम कर रही है, अपने बिजनेस कर रही है, उद्यमी के नाम से जानी जाती है। मुद्रा लोन के जरिए हमने किया। स्वयं सहायता समूहों को हमने उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर वापस आ रहा हूं, एक बार वापस आऊंगा आपके पास। होम स्टे के माध्यम से
कमलेश जी मैं वापस लौटूंगा योगेंद्र आपके जी पास। एक सेकंड और दीजिएगा, एक सेकंड। होम स्टे के माध्यम से हमने पर्यटकों को उत्तराखंड के अंदर लाने का काम किया। 4 धाम की यात्रा हमारी बदस्तूर बहुत अच्छी चलती है। तो मुझे लगता है कि आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी और नरेंद्र मोदी जी, या मैं योगी जी की बात भी करूं उत्तर प्रदेश की भी, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से काम चल रहा है, पिछली सरकारों ने भी काम किया। ये नहीं है कि उन्होंने हाथ पे हाथ रख के बैठे, उन्होंने भी काम जी। किया। उसी काम को आगे बढ़ाया गया इस 10 सालों में। तो मुझे लगता है कि सराहना करनी चाहिए। और विपक्ष का काम है कहना, एक अच्छी बातों को या गलत बातों को सरकार को बताना। इसमें कोई गुरेज नहीं है, कहना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। और सरकार का काम है उन पे अमल करना और जनता के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाना और उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना। जी योगेंद्र जी। जी मंजू जी आपके पास में आना चाहूंगा एक बार मैं वापस। अभी आपने सुना जो उपलब्धियां हैं, डबल इंजन की सरकार है, बड़ा बेनिफिट है। एक नया कॉन्सेप्ट है कि अगर सरकार होती है तो उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है, ये लगातार दावे भी किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में अगर डबल इंजन की सरकार है, कुछ जगह मेयर भी होंगे, दूसरे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी होंगे, उसका अपना एक अलग मैसेज होगा। तो क्या लगता है आपको कि डबल इंजन की सरकार से वाकई कुछ बेनिफिट होता है? क्योंकि देखिए सियासत अगर सियासी दल ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना ही भी चाहिए। इसे मैं सियासत के तरीके से नहीं देखता हूं। आप अगर कहीं कोई खामी है तो उसे बताना चाहिए और सरकार को भी उसको उसी तरह से लेना चाहिए। एटलीस्ट जांच जरूर करानी चाहिए कि हाँ ऐसा आरोप लगाया गया है तो इसकी सच्चाई क्या है। तो किस तरह से देखते हैं कि हेल्थी एटमॉस्फेयर बन सके? योगेंद्र जी बहुत सही बात आपने पूछी कि जैसे आपने कहा कि मेयर, बिल्कुल मेयर का काम होता है कि क्या राज्य का विकास करना, उस शहर का जिस शहर के आप मेयर हैं उसका विकास करना, ना कि भ्रष्टाचार में डूब जाना। इससे पहले के मेयर जो थे वो गले गले तक भ्रष्टाचार में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में डूबे थे और सबने इस प्रश्न को उठाया, विपक्ष ने बार बार आगाह किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सिटिंग मेयर को टिकट ना देने के लिए ये मजबूर हो गए। ये आप भी जानते, सभी जानते। उसके बाद सैन्य धाम के इस मुद्दे को मैं कई चैनल के माध्यम से उठा चुकी हूँ। सैन्य धाम के जो संबंधित मंत्री हैं, आप लोग भी जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसके नाम पे 200 करोड़ से ज्यादा की जो है भ्रष्टाचार हुआ है सैन्य धाम के। मतलब ये सैनिकों के वहां पर जाके देखिए कि वहां की हालत क्या है, कितनी गंदगी है। ये बन कि मैं आप लोगों ने मीडिया योगेंद्र जी में जवाब मंजू जी आप कोट कर सकते हैं। मैम अगर 3 इंजन वाली सरकार को लेके आप कोट कर रही हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि चाहे लखपति दीदी की बात हो, चाहे ड्रोन दीदी की बात हो, या फिर सबका साथ सबका विकास की बात इससे केंद्र सरकार कर रही हो, 370 को हटाने की बात कर रही हो, 3 तलाक की बात कर रही हो, मुद्रा लोन की बात कर रही हो, मैं इस पे कहीं कुछ चाहूंगा आपसे। नहीं देखिए, ये योजनाएं देखिए जनता के लिए जो भी सरकार आती है उसकी जिम्मेदारी है। कोई भी सरकार जनता को भीख नहीं दे रही है, वो जनता का अधिकार है। आप भारी बहुमत से, जनता ने अपना आशीर्वाद आपको दिया, आप भारी बहुमत से चुन के आए हैं। तो अगर आप कुछ करें, देखिए आप राशन में चावल दे रहे हैं, नमक भी पैसा देके खरीदा जा रहा है, चीनी आप खा गए, मिट्टी तेल आप पी गए। इस तरह की योजनाएं जो है लेके आप आ रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। योगेंद्र जी में जवाब दूं, चलिए मैं क्योंकि समय जो आप कह रहे हैं सैन्य, हमारी सेना बहुत मजबूत थी। मैं सेना को सैल्यूट करती हूँ। मैं खुद एक सैन्य परिवार से हूँ, सैन्य अधिकारी की पुत्री हूँ। मुझे पता है कि क्या दर्द एक सेना का परिवार झेलता है और 4 साल में उसको बाहर कर सेना ने अभी भी अपना ताकत दिखाया। मुझे जवाब देने मंजू मैम अब एक बार मैं श्रीनिवास जी से और रमन जी से मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, एक मिनट इनको देना चाहूंगा। जी कमलेश जी। योगेंद्र जी, अभी हमारी बहन ने कहा कि सरकारें काम करती हैं या नहीं करती हैं और उन पे एहसान नहीं है। वाकई बिल्कुल सही बात है कि कोई एहसान नहीं है। जनता ने वोट दिया है, जनता की सेवा करना उसका धर्म बनता है जो भी सरकार आती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हमने काम नहीं किया होता एक बार में ही, तो सेकंड बार में हमें जनता क्या चुनती? योगेंद्र जी, अगर हमने दूसरी बार भी काम नहीं किया होता तो क्या तीसरी बार हमें जनता चुनने का काम करती? उत्तराखंड के अंदर विधानसभा में आप दूसरी बार जीते, क्या चुनने का काम करती? मेयर जो हमारा यहाँ नगर निगम का अभी चुनाव हुआ हाल ही में, क्या हमें चुनने का काम करती? 5 लोकसभा है उत्तराखंड के अंदर, इन 5 को तीसरी बार चुनाने का काम जनता ने किया।
अगर आपने भी काम किया होता तो मुझे लगता है कि जनता ने एक मिथक तोड़ा योगेंद्र जी उत्तराखंड के अंदर, कि हर बार आज इसकी सरकार है, कल उसकी सरकार है, हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, लेकिन ये मिथक तोड़ दिया यहाँ की जनता ने। जनता ने बता दिया जो काम करेगा ईमानदारी से करेगा उसको हम दोबारा भी चुनने का काम करेंगे, और उसका परिणाम रहा कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार दोबारा आई और उत्तराखंड के अंदर फिर विकास के कार्य तेजी से बढ़े। जी श्रीनिवास जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं पूरा ये जो मजमून हमने आज लिया है उसका मैं निचोड़ आपसे निकलवाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बातें जब होती है तो लोकल इश्यूज भी आ जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर राज्य ये देख करके चलता है कि पूरे कार्यकाल में अगर हम देखें तो हमारे प्रदेश को क्या मिला। आपने कई चीजें बताई भी हैं, कुछ कॉमन प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की, केंद्र और राज्य की मिला करके कुछ ऐसी योजनाएं भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो किस तरह की चर्चा है, कुछ विकास के एजेंडे हाथ में लिए जाने चाहिए। आपने कहा भी है कि सरकार कमलेश जी इस बात को स्वीकार भी कर रही है, तो अब होना क्या चाहिए कि वास्तव में जैसे विपक्ष कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्या कुछ हुआ है? योगेंद्र जी, जिस तरीके से अगर आप 11 सालों का सफर देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 25 सालों के सफर की बात करी, और खासतौर पर जब उत्तराखंड की बात करते हैं या किसी भी राज्य की बात करते हैं और केंद्र सरकार की बात का तात्पर्य अगर हम उसमें जोड़ते हैं, तो उत्तराखंड में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो या सरकारें हो या आवाम हो, सिर्फ ये चाहती है कि भारत सरकार ने उसको क्या दिया है। क्या मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते हैं तो सौगातें क्या मिलती है, जो 90 और 10 का रेशियो है क्या वो मिल पाता है, 80 और 20 का मिल पाता है, जो भारत सरकार की योजनाएं चलती है, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, रोपवे के प्रोजेक्ट हो, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हो, वो कितनी मात्रा में हमें मिलते हैं। और इसमें कोई कमी नहीं है, कोई दो राय नहीं है, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की आकांक्षाओं के अनुरूप हमेशा से मिलता आया है। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे यानी एनडीए के थे, विशेष राज्य का और ग्रीन बोनस लेकर के आए थे। तो ये दोनों सरकारों के अपने अनुभव का और अपने वर्चस्व का था कि जो वो काबिल थे और काबिलियत थी उत्तराखंड के लेकर आए। तो उत्तराखंड की आवाम की तरफ से अगर मैं इसको एनालिसिस करूं तो यही लगता है कि उत्तराखंड में जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं, चाहे वो सोलर प्लांट के रूप में ली जाए, चाहे वो सौर ऊर्जा या पीएम सूर्य योजना के तहत ली जाए, या होम स्टे के तहत ली जाए, या इंटरेस्ट फ्री लोन के तहत ली जाए, या भारत सरकार के 90 और 10 के रेशियो में अनुपातिक तौर पर लिया जाए, या बड़े प्रोजेक्ट जहां पर हमको हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उत्तराखंड या प्रदेश किसी भी राज्य का अपना एक राजस्व का एक खाका है, उसी खाका के वो इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। लेकिन प्रदेश उत्तराखंड एक ऐसा भी है जहां हर एक साल बड़ा डिजास्टर आता है और उत्तराखंड विकास में 10 साल पीछे चला जाता है। आप अंदाजा लगाइए, उस समय भारत सरकार अगर हाथ खींच लेगी तो क्या उत्तराखंड खड़ा हो पाएगा? चाहे उत्तराखंड में किसी की भी सरकार हो, केंद्र सरकार ने हमेशा से मदद करने का काम किया है, और यही कारण है कि उत्तराखंड 2013 जैसी बड़ी आपदा को बड़ी आसानी से दूर करने में कामयाब हुआ है, और एक बार फिर से पुनर्निर्माण के कार्यों के जरिए उत्तराखंड को देश और दुनिया के पटल पर लाने का काम किया है, जिसमें पक्ष विपक्ष सरकारें अधिकारी। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जब कोई भी योजना आती है, अधिकारी उसको बंद कमरे में बैठ करके तैयार कर लेते हैं, ग्राउंड पर उसका सैंपलिंग कर लेते हैं, और उसकी जो सैंपलिंग करने वाली एजेंसी होती है, चाय की दुकानों में चाय की चुस्की लेकर चर्चा हो जाती है, 10 लोगों को पूछ करके पूरे पहाड़ खाका तैयार कर लिया जाता है। ये उत्तराखंड के परिणाम इससे नहीं निकलते हैं। उत्तराखंड का जन्म ही पर्वतीय क्षेत्र के मूल के विकास के लिए हुआ है, क्योंकि मैदानी इलाके का विकास तो लखनऊ से भी हो रहा था, लेकिन फिर पर्वतीय क्षेत्र के जो अपनी पर्वतीय जो आवाजें थी वो गैरसैंण से उसको बुलंद किया जाए या दूसरी जगह से बुलंद किया जाए, ये परिकल्पना उत्तराखंड की आवाम की थी, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों समझते हैं। इसीलिए एक ने उत्तराखंड में गैरसैंण में कैबिनेट की, एक ने विधानसभा भवन को बनाने का काम किया, एक ने उसके संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अभी राजधानी और पलायन जैसा बड़ा मुद्दा, क्योंकि ये बिना भारत सरकार के सहयोग से योगेंद्र जी पूरा नहीं होगा, क्योंकि 10,000 करोड़ का बजट चाहिए, और भारत सरकार जब चाहेगी तब जाकर के दोनों ही दल इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने एक सटीक बात कही। सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, क्योंकि अगर अर्बन एरियाज में आप देखें, बड़े जो शहर हैं उनमें ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। क्योंकि देखिए, गांव से जो आदमी पलायन करके जाता है, मैक्सिमम लोग वो हैं कि जो रोजी रोटी के उसमें जाते हैं। अगर रोजगार की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए, लोकल फॉर वोकल की बात प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दरमियान बात कही थी, लेकिन अगर वहां इस तरह के कुछ चीजें बने कि कुछ इंडस्ट्रियल एरिया बने, या फिर जिस क्षेत्र में जैसी स्थिति बनती है वहां अवसर क्या बन सकते हैं, लोकल फॉर वोकल में हमारे जो मिलेट्स हैं उनको भी लाने का काम किया गणेश जोशी जी ने, जिस तरीके से जो हमारे पहाड़ी मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजों को सम्मिलित करना चाहिए ताकि
एक भरोसा बन सके, लोग देखें कि 19-20 भी होता है तो लोग सेक्रीफाइस करते हैं कि चले हम गांव में ठीक है, शहर में जाएंगे इतना पैसा लगेगा, वहां पोल्यूशन है, सब समझते हैं गांव में भी, और शहर जो है वो क्राउडेड हो रहे हैं। तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि इस पे गौर करना चाहिए और सरकार के एजेंडे में इसे शामिल करना चाहिए कि गांव में रोजगार के अवसर कैसे आ सकते हैं, ताकि पलायन केवल उत्तराखंड की समस्या नहीं है, ये देश के ऑलमोस्ट कई राज्यों की समस्या है जहां से लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर में जा रहे हैं। अगर वहीं रुकेंगे, संसाधन और सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि बड़ी समस्या का हल हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारत माता की